हम लोग शुरू करें। तो अभी पिछले दो सत्रों में जो संवाद का सत्र चल रहा है, इत्तेफाक से आज संख्या कम है। बाकी दो सत्रों में तो लगभग 30 के आसपास लोग शामिल रहते थे। सभी राज्यों के लोग शामिल हो जाते थे। आज कुछ होगी लोगों को दिक्कत, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इस कार्यक्रम को। तो पिछले दो सत्रों में हम लोगों ने चर्चा की। पहले सत्र में, संवाद सत्र में था कि पंच परमेश्वर का जो नया संदर्भ था उस पर बातचीत हुई थी। दूसरे सत्र में संविधान और संस्कृति के परस्पर संबंधों को लेकर और विशेष करके उन दोनों के बीच में पंचायत का संदर्भ क्या है, पंचायत कैसे उन दोनों के साथ जुड़ी है, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। और उनके जो रिकॉर्डिंग है वो भी सभी ग्रुपों में, सभी व्यक्तिगत लोगों के पास भेजा गया था। कार्यवाही तो गई ही थी, रिटर्न की कार्यवाही। वास्तव में इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है, जो ये संवाद सत्र चल रहा है, ये मान करके चला जा रहा है कि पंचायत के अभी तक एक ही पक्ष पर ज्यादा चर्चा होती है, वो उसके गवर्नेंस के इशू को लेकर के, कि पंचायत एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के रूप में उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या प्रावधान है। और दूसरा कि पंचायत के माध्यम से जो विकास के कार्यक्रम होने हैं उसे कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए, गवर्नेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या प्रशिक्षण की क्या विधियां हो, किस तरह उसके प्रयास को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, उसके लिए कैसे एडवोकेसी की जाए, जागरूकता पैदा की जाए, इसी पर विशेष रूप से सारी चीजें केंद्रित रहती थी। एक पक्ष हमेशा पंचायत का छूटता रहा है चर्चाओं में सामान्यतया, वो पक्ष था उसके सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के। जबकि पंचायत इस देश में संस्कृति का विषय ज्यादा रही है, एक जीवन शैली के रूप में, समाज के धरोहर के रूप में, एक सामाजिक संगठन के रूप में, और अब वर्तमान समय में संविधान के आधार पर भी उसको उसी तरह से नियोजित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि माना यह गया है कि पंचायतों के माध्यम से गांव के स्तर में जो लोगों की भागीदारी होगी वो एक तरह से समाज को उसके साथ जोड़ेगा, और समाज जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से देश की संस्कृति उसके साथ जुड़ेगी। तो संस्कृति के और ज्यादा नजदीक लाने की पंचायतों के माध्यम से पूरी राज्य व्यवस्था का एक सांस्कृतिक पक्ष उभर करके आए, ये एक प्रयास रहा है पंचायतों के पीछे। और कम से कम जिन्होंने पंचायतों के बारे में चिंतन किया, विचार किया, गांधी से लेकर के जयप्रकाश, पंडित नेहरू, लोहिया, सभी ने लगभग इसी दिशा में इस पर विचार किया था। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के विशेष रूप से ये संवाद सत्र संचालित है। आज का जो विषय है, जैसा कि सूचना में ही था कि, और पिछली बार जो तय किया था साथियों ने, वो विषय था आज का कि सामुदायिकता और नैतिकता। बार बार ये विषय उठता था कि पंचायत में नैतिक और चारित्रिक सवाल भी जोड़े जाने चाहिए, उसके बिना पंचायत अधूरी है, या पंचायती राज का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो अधूरा है। इसलिए आज मुख्य रूप से उसकी सामुदायिकता और नैतिकता के मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत इस मुद्दे पर शुरू हो उससे पहले जो पिछली चर्चा थी, पिछले सत्रों की चर्चा थी, उसको लेकर के हम में से कुछ साथी अगर कुछ रखना चाहते हैं या आज की विषय को किस दिशा में ले जाया जाए उस पर सुझाव रखना चाहते हैं तो वो रखें। तिवारी जी, आपसे ये शुरुआत होती है, तो आज भी आपसे ही अनुरोध है कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तिवारी जी। दो सत्रों में जो भी हम लोगों ने
सामूहिक चर्चा के बाद जो तय किए थे, और बहुत पार्टिसिपेटरी रहा है पूरा जो चर्चा का जो तरीका रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई नहीं है ऐसी बात। जो मुख्य रूप से जो पिछले उसमें बातें आई थी वो पंच परमेश्वर शब्द को लेके आई थी, जिसका कि द्वितीय सत्र में संवाद सत्र में उसका आपने बेहतर उसका व्याख्या किया था, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी के मन में कोई शंका सवाल होने चाहिए। और तब शायद ये भी बात हुई थी इसमें कि हमें उनसे बाहर निकलना है, उन बहुत ज़्यादा हम उस पर हम ठहर नहीं सकते हैं उन ऐसी चर्चाओं पर कि जो जो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के बाद भी लोग अगर मन में लिए बैठे हैं, तो कुछ चीज़ों को शायद हमें उसी स्तर पे हमें ड्रॉप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भी चर्चा हुई थी। और जो खासतौर पर ये जो हम लोग जो पंच परमेश्वर विद्यापीठ की बात कर रहे हैं, वो पंचायत एवं ग्राम स्वराज के पुनर्जागरण को केंद्रित करते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम सब लोग। और जो कि मैं जो जितना दोनों सत्रों से समझ पाया उसको मिला जुला के अपनी बात रखता हूँ, दोनों सत्रों की कॉमन। और जिस हम नई व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं पंच परमेश्वर विद्यापीठ से, वो एक ऐसे गांव समाज की कल्पना कर रहे हैं जो स्वावलंबी हो और आत्मनिर्भर हो। और यह स्वावलंबन और आत्मनिर्भर और खुशहाली ग्राम स्वराज के ठीक क्रियान्वयन के माध्यम से ही आ सकती है, ऐसा जो मुझे सेंस मिला। और दूसरा पक्ष जो द्वितीय में रखा था वो मुख्य तौर पर सांस्कृतिक पक्ष पर फोकस था कि हम पंचायतों को संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, जैसा अभी भी आपने पिछले सत्र को लेते हुए आज की चर्चा को जोड़ा है। और उसमें खास तौर पर जो कुछ लोगों की, हमारे साथियों की कुछ शंकाएं आई थी, उसमें परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर भी कुछ बातें आई थी जो वो बहुत ठीक थी। और मुझे लग रहा था कि ये बहुत जरूरी भी था कि इन पर चर्चा होती और हुई भी इस पर कि रूढ़ियाँ क्या होती हैं, वो कहाँ तक स्वीकार हैं, कहाँ तक अस्वीकार हैं, और परंपराएं क्या हैं, परंपराएं कहाँ तक स्वीकार हैं, कहाँ तक अस्वीकार हैं। और उससे आगे एक संस्कृति की बात होती है कि हम उस संस्कृति को लेके हम आगे बढ़ें, जैसा कि अभी भी आपने कहा है कि गवर्नेंस के इशू पर, एक्ट और कानून के मुद्दों पर तो बहुत व्यापक चर्चा होती है, और प्रशिक्षणों में उनका जो विषय वस्तु होती है उनका पर्याप्त समावेशन होता है। पर जो सांस्कृतिक पक्ष है वो व्यवहारिक पंचायतों के व्यवहारिक कामकाज में भी, और विभिन्न राज्य जो अपने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो मॉड्यूल बनाते हैं क्षमता वर्धन के लिए, उसमें भी सांस्कृतिक पक्ष छूट जाता है, उन पर चर्चा नहीं होती है। और यही वजह है कि वो केवल और केवल पूरा गवर्नेंस पर जुड़ा ज्यादा फोकस करता है, और सामुदायिकता और नैतिकता को वो आगे नहीं बढ़ा पाता है, उसको पुष्ट नहीं कर पाता है, उसको कहें पुष्पित या पल्लवित नहीं कर पाता है। सो आज का जो मुझे लग रहा है कि ये जो सत्र तय हुआ है बहुत ही प्रासंगिक है, और ये मुझे लग रहा है कि हम सभी के लिए सामुदायिकता और नैतिकता पंचायतों के लिए कितना अहम है, उनको जीवंत बनाने के लिए खासतौर से जो मेरी समझ है वो यहीं से निकल के आएगा, और ये बहुत जरूरी भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इस पर और कुछ साथी अपने विचार रखेंगे। सर मैं एक सब और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। मैं अपना अपना व्यक्तिगत पे आपकी राय चाहूंगा इस पे आगे इसी सत्र के दौरान हाँ, करेंगे। जरूर जरूर जरूर। सांस्कृतिक जब हम शब्द बोलते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाता है, और जिस तरह की परिस्थितियां आज देश में हैं, तो जब हम सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं तो वो सांस्कृतिक किस तरह का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, और हम जो बहुआयामी समाज जिसमें हम रहते हैं उस बहुआयामी समाज का समेकन समावेशन उसमें कैसे होगा, थोड़ा ये मुझे
समझना है। बहुत अच्छा। वास्तव में जब हम सांस्कृतिक पक्ष कहते हैं तो अब तक संस्कृति को लेकर और सांस्कृतिक बोध को लेकर के अ, जो चिंतन है पूरी दुनिया में और पूरे समाज में, उसमें सांस्कृतिक पक्ष जब कहा जाता है तो उसमें सामाजिक पक्ष भी आ जाता है, राजनैतिक पक्ष भी आ जाता है और आर्थिक पक्ष भी आ जाता है उसका। तो ये जब ये सब मिलाकर के सांस्कृतिक पक्ष बनता है मोटे तौर से। जब संस्कृति हम कहते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक पक्ष संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति में ये सारी चीजें समाहित होती हैं। संस्कृति सिर्फ धर्म नहीं होती, मतलब धर्म धर्म ही वास्तव में, धर्म को यहाँ जो जोड़ा गया वो जब हम इस पर आगे बात करेंगे तो सामान्यतया संस्कृति को धर्म से जोड़ लिया जाता है और धर्म को भी जब वहां जोड़ा जाता है तो सिर्फ संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है, पूजा पद्धति के रूप में धर्म को चिन्हित किया जाता है। जबकि ये नहीं है। ये जो हुआ है वास्तव में यही सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जब कहा जाता है भारत की ये संस्कृति है, भारत का ये सांस्कृतिक पक्ष है और जिस पर बड़ा गौरव किया जाता है, तो उसमें भारत का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ये सारे के सारे पक्ष उसमें समाहित होते हैं जब भारत की संस्कृति कही जाती है या किसी भी देश की जब संस्कृति कही जाती है। तो ये इसीलिए ये चर्चा इसीलिए चल रही है कि हम लोग जो कम से कम पंचायत को एक जीवन मूल्य के रूप में ले रहे हैं, पंचायत को सिर्फ एक व्यवस्था बनाने का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की एक विशेष शैली है। जैसे लोकतंत्र हम जब कहते हैं तो लोकतंत्र एक जीवन शैली है, पूरी की पूरी सिर्फ मोटी व्यवस्था नहीं है, वो पूरी जीवन शैली है जहां पर सबका सम्मान होता है, समानता होती है, जहां पर जैसे कहते हैं ना कि हम एक पूरा का पूरा लोकतंत्र का लोकतांत्रिक परिवेश बनता है कि सबको अवसर मिलता है अपनी बात कहने का और सबकी बातों का सम्मान किया जाता है। ठीक उसी तरह जब हम पंचायत कहते हैं तो उसके पीछे भी अपने तरह का सहजीवन और सह-अस्तित्व की जो बात कही जाती है, संबंधों को बनाए रखने, संबंधों के संवर्धन का, संबंधों के संरक्षण का के लिए जो प्रयास किया जाता है उसके साथ पंचायत जुड़ती है। तो ये उसका सांस्कृतिक मूल्य है। तो इसलिए जब हम सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें वो सारे तत्व समाहित हो जाते हैं, उसका सामाजिक पक्ष भी, उसका किसी राष्ट्र का या किसी समाज का जो सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष होता है, सब उसमें समाहित होता है। एक चीज। दूसरा, ये बड़ा सीमित सोच है। जैसे उस दिन पहले दिन भी मैंने कहा था कि शब्दों के संकोच भी, अर्थ संकोच भी हुआ करता है और शब्दों का अर्थ विस्तार भी होता है। तो इस समय सांस्कृतिक शब्द का अर्थ संकोच बहुत ज्यादा होता चला गया है और उसे सिर्फ धर्म के अर्थ में, और धर्म भी क्या, पूजा पद्धति या जो कर्म कांड है उसके अर्थ में लोग ज्यादा समझने लगे हैं, उसी अर्थ में। और इसीलिए कहते हैं कि जब इधर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द नए रूप में प्रयोग किया जाने लगा तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों का चूंकि विरोध अपने तरीके से शुरू हुआ। वो होता ये है कि कभी कभी कहते हैं ना कि एक शब्द है कि दूध कलारिन हाथ लग, मद समझे सब काहे। तो कहा जाता है कि कलारिन तो उसको कहते हैं, कलवार को कहते हैं जो शराब देता है, शराब का विक्रेता होता है। तो कहते हैं शराब का विक्रेता अगर दूध लेकर के भी जा रहा है तो लोग उसको शराब ही समझते हैं। ये एक दोहा है कि दूध कलारिन हाथ लग, मद समझे सब काहे। सभी लोग उसको मद समझते हैं, शराब समझते हैं। तो कभी कभी होता है कि कैसे कौन लोग कैसे उसको प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के साथ शब्दों के अर्थ भी उसी तरह से ध्वनित होने लगते हैं। ये एक स्वाभाविक और एक दिक्कत की बात होती है। क्योंकि हम ये देखेंगे कि जब हम आगे देखेंगे और धर्म को जब हम सही अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे तो धर्म की सबसे अच्छी व्याख्या विवेकानंद ने की थी। क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है इस समय, तभी हम इस सांस्कृतिक मूल्य को और सामुदायिक और नैतिकता को भी ठीक से हम समझ सकेंगे।
तो विवेकानंद ने कहा था कि जो धर्म है, धर्म कोई भी धर्म जो एक तरह से संपूर्ण है अपने आप में और समग्र है और समावेशी है, तो उसके अंदर उसके 3 लेवल होते हैं, 3 उसके स्तर होते हैं धर्म के। एक धर्म का दर्शन होता है, पहला जो सबसे ऊपर होता है वो दर्शन है। दर्शन के बाद उसका पुराण होता है और पुराण के बाद उसका कर्मकांड होता है। तो किसी भी धर्म के ये 3 लेवल है, 3 उसके स्तर हैं। दर्शन का मतलब है उसमें जो जीवन मूल्य है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो जो मूल तत्व है, मूल्य तत्व, वो दर्शन है उसका। पुराण है कथा और कहानियां, और कथा कहानियां होती हैं किसी नायक की, जो उसमें अवतार होता है। तो उसमें जो अवतारवाद आता है धर्म में कि भाई ये राम पैदा हुए, ये कृष्ण पैदा हुए, ईसा मसीह हुए, मोहम्मद साहब हुए, ये अवतार है। तो अवतार को लेकर ही कथा और कहानियां बुनी जाती हैं और उससे पुराण बनता है। पुराण उसको कहते हैं जो कथा और कहानियों के होता है। तो अवतारवाद जो है धर्म के अंदर, जो किसी महानायक को या उसके अवतार को लेकर के धर्म में जो कथा कहानियां चलती हैं, जैसे राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, भागवत की कथा है आपके हिंदू धर्म में, तो उस तरह का वो पुराण है। और तीसरा होता है कर्मकांड, अर्थात जो पूजा पद्धतियां हैं उस धर्म में, मतलब अपनी उस आस्था को, अपने उस विश्वास को और उस जीवन मूल्य को और अपने उस अवतार को, इसको लेकर के हम जिस तरह के कर्मकांड या पूजा पद्धतियां विकसित कर लेते हैं, वो उसका कर्मकांड है। तो उन्होंने कहा धर्म के ये 3 आधार है। फिर उसके आगे बड़ी अच्छी दूसरी व्याख्या उन्होंने की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे धर्म दर्शन के स्तर पर समान है, वहां कोई किसी में भेद नहीं, सब अहिंसा की बात करेंगे, सब सत्य की बात करेंगे, प्रेम की करेंगे, सहयोग की करेंगे, मानवता की करेंगे, संवेदनशीलता की करेंगे, पड़ोसीपन की करेंगे। आपको सारे धर्मों में ये मिलेगा, मनुष्य के कल्याण की या जो भी है, ये सभी धर्मों में मिलेगा। जो विभेद शुरू होता है धर्म के अंदर, वो आकर के अवतारवाद से शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर अलग अलग अवतार, अलग अलग देवता हो जाते हैं या अलग अलग उसके महानायक हो जाते हैं, और उससे भी ज्यादा विभेद हो जाता है फिर कर्मकांडों में आकर के। ये है, इसलिए जो संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है, देखिए जितने तरह के संप्रदाय हैं, वो संप्रदाय या तो पूजा पद्धतियों के आधार पर है, या वो जो अवतार हैं उनके आधार पर संप्रदाय। जैसे कहते हैं ना हिंदू में शैव धर्म, शाक्त धर्म, ठीक है, इस तरह विष्णु को लेकर एक अलग धर्म बन गया, शिव को लेकर अलग धर्म बन गया। अभी आप देखिए कि उन्हीं को लेकर के बुद्ध धर्म बन गया, अलग बन गया, सिख धर्म बन गया। तो इस तरह अलग अलग धर्मों उसमें से निकलते जाते हैं और यहाँ से एक तरह के संप्रदाय बनने शुरू हो जाते हैं। पूजा पद्धतियों पर आकर के तो और भी, अब जो वैष्णव है, वैष्णव की बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, बहुत सारे पूजा पद्धति है। तो ये धर्म की ये स्थिति होती है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऊंचा नीचा है इस तरह नहीं देखना चाहिए। विवेकानंद ने बहुत अच्छी उसके बाद की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि देखिए ये विकास की प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि चिंतन के स्तर पर, सोच के स्तर पर या विचार के स्तर पर जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो कर्मकांडों की होती है, वहीं से शुरू होता है। जब तक हर आदमी उस सीधे दर्शन में नहीं जा सकता ऊपर वाले में, तो वो अपनी आस्था को, अपने विश्वास को किसी पूजा के तरीके में या किसी मूर्ति में या कहीं भी किसी भी तरह से वो पूजा की पद्धतियों में एक सामान्य व्यक्ति जो है वहां से अपने धर्म, अपनी आस्था को, अपने विश्वास को वहां से शुरू करता है। फिर उसके बाद जब उससे थोड़ा उठता है तब वो कथा कहानियों में जाता है। तब वो रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया या श्रीमद् भागवत हो गया, इसमें वो जा करके अपने उस उच्च जिसको कहते हैं ना, अपने उदार तत्व को या अपने उस सांस्कृतिक तत्व को, उसमें वो ढूंढता है, अपनी जीवन शैली को वहां से प्रेरणाएं प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि फिर उससे एक स्थिति होती है जब वो स्वयं को पहचानने लग जाता है, क्योंकि दर्शन जो है वो स्वयं को देखना है। वो जब उस ज्ञान को, उस
मूल तत्व को जब वो समझने लग जाता है तो वो दर्शन के लेवल पर जाता है। तो उनका कहना है ये तीनों अपने लेवल पे महत्वपूर्ण है, ये मानना चाहिए कि ये विकास का क्रम है। इसलिए वो कहते थे कि मान लीजिए आप दर्शन के लेवल पर पहुंच गए, आप एकदम जिसको कहते हैं कि आप योग दर्शन में या उसमें आप आत्म साक्षात करने लग गए हैं, आप मेडिटेशन की चरम स्थिति पे चले गए हैं, समाधि की स्थिति पे चले जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मंदिरों जो पूजा पद्धतियां हैं उनको आप उनकी निंदा करने लग जाइए या उनकी आलोचना करने लग जाइए और उनका विरोध करने लग जाइए। वो कहते थे वो भी एक लेवल है ना, जैसे एक प्राइमरी लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर जा करके हायर लेवल है एजुकेशन का। ठीक उसी तरह धर्म को समझने का, धर्म को जीने का, धर्म के साथ जुड़ने का ये अलग अलग लेवल है और हर लेवल का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो नीचे से ऊपर का क्रमिक है। वरना क्या होगा कि अनास्था का और ऐसा और जिसको आप कहते हैं ना कि आस्था और अनास्था का एक ऐसा प्रवाह चलेगा कि फिर मानवता के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद होने लग जाएंगे। इसलिए वो कहते थे कि आप किसी भी लेवल पे है हर जगह सम्मान करिए, यह जानते हुए कि ईश्वर जो है वो किसी मूर्ति में नहीं होता। ईश्वर बल्कि जब उस पर आएंगे तो ईश्वर को आप आत्म तत्व के रूप में देखने लग जाएंगे। इसलिए उस समय शायद मूर्ति में ईश्वर देखने की आपकी मतलब आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके होंगे, लेकिन कोई अगर मूर्ति में ईश्वर को देख रहा है तो आप उसके उसे डिस्करेज नहीं करेंगे, उसे बल्कि आप उसे प्रोत्साहित करेंगे कि उससे वो अपने आत्म स्वरूप तक जा सके। तो ये धर्म की व्याख्या उन्होंने की थी और धर्म की सच्चा जो उच्चतम स्वरूप था वो दर्शन के रूप में था, जहां पर एक तरह से जीवन मूल्य निर्धारित होते हैं। तो जब हम संस्कृति और धर्म की बात करते हैं और विवेकानंद ने जितना धर्म का जो एक तरह से आह्वान किया था, धर्म के प्रति लोगों के समर्पण की बात की थी, वो उस दर्शन के स्तर पर उन्होंने की थी। उस लेवल सारी मनुष्यता को, सारी मानवता को एक साथ देखने की बात की थी। तो इस सांस्कृतिक पक्ष को इस अर्थ में देखने की आवश्यकता है। कुछ ज्यादा हो गया शायद, ठीक है, ओके। लेकिन ये जानना, ये समझना हम सबके लिए शायद ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो आज का विषय है, इस पर किसी का कोई सवाल या इस पर कोई और कुछ जोड़ना चाहता है कोई? क्या हुआ, सब लोग शांत हैं? नहीं, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम में से कोई भी आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन बातों का निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सामना करना होगा। तो ये जो संवाद का जो सिलसिला क्रम हम लोग मिलकर चला रहे हैं, इसके पीछे का मकसद यही है कि हम में से कोई भी कहीं भी हो, हमारे पंच परमेश्वर विद्यापीठ के तहत जो हम तय कर रहे हैं, तो वो उसी तरह से चीज़ों को समाज के सामने रखे। यदि कहीं कोई बात आती है तो उस क्रम में ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो जो शब्द या भाषा ऐसी लगती है तो उन पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। और ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक है कि अब हम जब पंचायत के साथ हम जो सांस्कृतिक जब शब्द कभी जोड़ेंगे तो उसको अगर जरूरत पड़ी तो उसकी व्याख्या हम थोड़ा सा आसान शब्दों में और सीमित शब्दों में बेहतर तरीके से रख पाएंगे। और भी लोग जो हैं थोड़ा सा कुछ रखें तब ये संवाद आगे बढ़े ना, ये संवाद सत्र है। जैसे जो कहा गया उससे क्या मतलब आगे उसमें क्या और कुछ उसको स्पष्ट या कुछ और जोड़ने का, या ये रामदयाल जी हैं, राजस्थान से रामदयाल जी को देख रहा हूँ, हरियाणा से मलिक साहब हैं, बहुत जी। बहुत गंभीर विषय है सर, इस सांस्कृतिक वाला जो आप जितनी बात आप कर रहे थे, तो उतना चिंतन शायद हम तो बस सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में। तो अभी तो इस पे कोई हम लोगों की टिप्पणी तो भी है नहीं। चीजें सर दोनों ही जो अभी बात चल रही थी, पंचायत और संस्कृति और संवाद वाली जो बात थी, जी, जी। लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, मतलब मेरे स्तर पर जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक।
और कुछ बिंदुओं पर वास्तव में काम करने की आवश्यकता भी है सर। तो मैं अभी इसको और थोड़ा सा मैं और वक्ताओं से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। सर आइए, हाँ बोलिए मलिक साहब। हाँ हाँ, हरियाणा सर, ये मलिक साहब। तो हमें पहली बार दर्शन से क्लियर हुआ रियलिटी में। हम तो प्राइमरी क्लास मान के चलो सर। आज जो बात आपने दर्शन को बहुत क्लियर किया कि दर्शन है, पुराण है, पूजा पाठ पद्धति है, पहली बार जानने को मिला सर। ये बहुत, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। और कुछ रियलिटी में जानने के बाद सर जैसे होगा फिर हम भी करेंगे सर। तो शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वास्तव में पिछले सत्र में एक चर्चा और हुई थी, बहुत संक्षेप में हुई थी, निकल गई थी, लेकिन उस पर चूंकि आगे बढ़ने के लिए हम उसको जिस विषय पर चर्चा करनी है, सामुदायिकता पर, वास्तव में ये था कि पंचायती राज व्यवस्था जो एक पूरी तरह से पूरा का पूरे जीवन की नई व्यवस्था का स्वरूप बनेगा, तो उसे 3 चरणों से गुजरना होगा, 3 प्रक्रिया से, गांव समाज को 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पहला था कि गांव समाज का पुनर्जागृत करना होगा, गांव समाज का पुनर्जागरण। अब ये पुनर्जागरण क्या है उस पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उसी का वो जो हम कह रहे हैं कि नैतिकता और सामुदायिकता, वो पुनर्जागरण के मूल तत्व है जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो उससे गांव समाज के पुनर्जागरण की शुरुआत होगी, सामुदायिकता और नैतिकता से। उसके पहले दोनों के मतलब क्या है, सामुदायिकता और नैतिकता के, तब उसको हम गांव समाज के साथ जोड़ करके देखेंगे। और आज गांव समाज उस अर्थ में कहाँ खड़ा है और कैसे उसको फिर से पुनर्जागृत करना है, और पहले कैसे था, आज कहाँ है, और आगे कैसे उसको लाया जा सकता है। दूसरा था गांव की व्यवस्था की पुनर्स्थापना। जो गांव की व्यवस्था है उसकी पुनर्स्थापना की जानी है। अगर जागृत हो गया समाज तो उस गांव समाज की जो व्यवस्था बनेगी वो पुनर्स्थापित करना होगा, उसको उसकी पुनर्रचना करनी पड़ेगी। आज की जो गांव की व्यवस्था है वो अब वो मतलब गड़बड़ा गई है, उसकी पुनर्रचना होनी है। इसी को पंचायती राज कहते हैं। गांव व्यवस्था का अर्थात पंचायत की भी जो एक व्यवस्था पहले पंचायत की थी, अभी एक दूसरी तरह की व्यवस्था है जहां पंचायत होते हुए भी पंचायत जैसी नहीं है, तो उसकी पुनर्रचना की जा रही है। ये पिछली बार था कि एक दूसरा स्टेप होगा। और तीसरा फिर होगा गांव की आत्मनिर्भरता, तब आत्मनिर्भर गांव बनेगा। स्वावलंबी और स्वराज्य और स्वावलंबन जो गांव की सबसे बड़ी ताकत है वो तब आएगा। तो 3 स्टेप, तीसरे स्टेप पर हम वहां पहुंचेंगे। आज की तारीख में हम कहें कि गांव को हम आत्मनिर्भर बना देंगे, गांव को स्वावलंबी बना देंगे और सच्चा पंचायती राज स्थापित। जब तक सच्चा पंचायती राज नहीं स्थापित होगा, अर्थात गांव की व्यवस्था की पुनर्रचना नहीं होगी अब फिर से, तब तक गांव वो नहीं। और पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गांव का पुनर्जागरण नहीं होगा। तो गांव समाज का पुनर्जागरण, गांव की व्यवस्था की पुनर्रचना, तथा फिर गांव का एक तरह से स्वावलंबी और गांव का स्वराज्य और गांव का स्वावलंबन, वो तब सही अर्थों में सामने आएगा। क्योंकि व्यवस्था की पुनर्रचना के साथ स्वराज्य आ जाएगा। और जो कह रहे हैं कि आर्थिक नहीं, देखिए इसमें गांव समाज का पुनर्जागरण सामाजिक पक्ष है, गांव व्यवस्था की पुनर्रचना राजनैतिक पक्ष है, और स्वावलंबन जो गांव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव बनेगा वो उसका आर्थिक पक्ष है। तो जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जब हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं, सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं, तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीनों पक्ष समाहित हो जाते हैं। तो जब हम एक पंचायत के सांस्कृतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें उसके अंदर समाहित है। सिर्फ उसमें वो एक सरकार ही नहीं है, अर्थात वो व्यवस्था का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि उसका एक समाज भी है और उसका एक आर्थिक पक्ष भी है जो उसे स्वावलंबन की ओर ले जाता है। तो ये है। इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि जो पंच परमेश्वर विद्यापीठ का पाठ्यक्रम बनना है या उसमें जो उसका उद्देश्य है वो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ एक साधारण प्रशिक्षण का कार्यक्रम बन करके नहीं रह जाना है,
कि तात्कालिक स्तर पर कुछ उनको अधिनियम बता दिए जाए, कुछ धाराएं बता दी जाए जिससे वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके और कुछ योजनाएं ठीक से गांव में क्रियान्वित कर दें, कुछ सुविधाएं गांव में इकट्ठी हो जाए। ये एक बड़ा तात्कालिक प्रयास है, एक बड़े सामाजिक बदलाव का, और सामाजिक और लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं बदलाव को लेकर के अगर करना है तो उसके इस पक्ष को देखने की आवश्यकता है। इसी अर्थ में, इसी क्रम में ये पूरी की पूरी चर्चा नियोजित की गई है। तो मैं अब सीधे आता हूं सामुदायिकता और नैतिकता के सवाल को लेकर के। देखिए, जब हम भारत का गांव जो था और गांव का जो समाज था वो सामुदायिक समाज था, ये सभी जगह ये मान्य है, पर कोई तर्क नहीं है। और ये सामुदायिक समाज जो था, ये जो सामुदायिकता थी, ये वास्तव में जैसे इसको और दूसरा अगर हम समझना चाहें तो एक तो व्यक्ति होता है, और जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो भीड़ बन जाती है, ठीक है, वो एक भीड़ होती है। वो भीड़ ही धीरे में कन्वर्ट होकर के समूह बनती है। समूह और भीड़ में अंतर होता है। लोगों का जो कहते हैं ना, समूह और भीड़ में अंतर होगा। भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचानता, पहचानता भी है तो समान कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई समान उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समूह में कोई तात्कालिक लक्ष्य भी नहीं होता और न तात्कालिक कोई उनका समझौता होता है या कोई अनुबंध होता है या कोई एक जैसा होता है जिस पर वो सहमत हो, कोई सहमति हो तात्कालिक जिसके लिए। लेकिन समूह जो होता है उस समूह का तात्कालिक कुछ न कुछ आधार होता है। वो एक समूह जब बनता है, जैसे आप कहते हैं ना SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो स्वयं सहायता समूह, उसका अपना एक उद्देश्य है, बहुत छोटा सा उद्देश्य है कि ठीक है भाई, हम इतने इतने पैसे इकट्ठे करेंगे या हम छोटा रोजगार करेंगे, उतने के लिए समूह बन गया वो। तो ये एक समूह बन गया। तो समूह जैसे ही लोगों के भीड़ से समूह बनता है, उस समूह के कुछ चीजें तय हो जाती हैं, बहुत दूरगामी नहीं होती, वो बहुत तात्कालिक होती है। लेकिन जब वही समूह एक लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबी यात्रा उसमें समझ में कन्वर्ट हो जाता है, बदलता है, तो वो समुदाय बन जाता है, तब वो समुदाय बनता है। और वही समुदाय फिर जाके समाज के वही समुदाय, छोटे छोटे जो अलग अलग समुदाय बनते हैं, उनको मिला करके फिर समाज बनता है। तो माना यह गया है कि भारत का जो समाज है वो एक सामुदायिक समाज है। अब समुदाय और समूह में क्या अंतर होता है, ये समझने की आवश्यकता है। समुदाय जब होता है, क्योंकि समूह में बहुत, जैसे मैंने कहा कि वो तत्व जो समुदाय में बहुत गहराई तक घुसे होते हैं, गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और बड़ी उनकी गहरी जड़ें हो जाती हैं, वो समूह में वो शुरुआती दौर में होते हैं। जैसे एक चीज माने, समुदाय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, जब समुदाय बनता है तो उसमें वयम का भाव आता है। वयम का भाव मतलब मैं का भाव नहीं रह जाता, हम का भाव आ जाता है कि हम सब, वो हमेशा से, जैसे कहा ना कि एक समुदाय ही था, भारत एक बड़ा था जो कहता था हम भारत के लोग, जहां से वो संविधान शुरू होता है। तो वो हम शब्द जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और सब एक दूसरे से फिर अपने, और ये इसके बीच में समूह और समुदाय के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रिलेशनशिप, संबंध। समूह में भी संबंध होते हैं लेकिन बहुत मोटे तौर के होते हैं, तात्कालिक लाभ के संबंध होते हैं। लेकिन समुदाय में जो संबंध होता है वो रक्त संबंधों से तक पहुंच जाता है। अर्थात इसीलिए समुदाय की जो सबसे छोटी इकाई जहां से शुरू होती है वो परिवार है, पड़ोस है, फिर जाति है। जाति भी एक समुदाय है, जो तमाम तरह की जातियां बनी वो समुदाय के रूप में ही खड़ी। तो उनके जो रिश्ते बनते हैं, जो रिश्ते बने, गहरे रिश्ते बने, और वो रिश्ता सिर्फ रक्त संबंधों का होता है और वो रक्त संबंधों का विस्तार होता है। फिर उसके बाद वहां रिश्ते बनते हैं और रिश्ते बड़े गहरे रिश्ते बनते हैं। ऐसे रिश्ते नहीं कि जो तात्कालिक समूह के रूप में तात्कालिक लाभ के होते हैं, बल्कि जैसे मैं कह रहा हूँ रक्त संबंधों के से लेकर के दोस्ती का भी, जो पड़ोसीपन का जो रिश्ता बनता है, जो पूरे जीवन भर रहा करता है। तो इस तरह के परिवार और पड़ोस के रूप में एक समुदाय खड़ा होता है, जो और आगे जाकर बढ़ करके मतलब गांव के रूप में वो समुदाय बन जाता है, गांव सब का एक समुदाय हो जाता है।
और वो कभी जातियों में कई अलग अलग रूपों में, बहुत सारे रूपों में समुदाय होता है, और उन्हीं समुदायों से फिर समाज बनता है, उन्हीं सबको मिलाकर के पूरा का पूरा समाज बनता है। समुदाय की जो खास खास विशेषताएं होती हैं सामुदायिकता की, वो एक तो जैसे मैंने कहा वयम का भाव होगा, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वयम के भाव के साथ उसमें जो होता है कि वो पारस्परिक सहयोग उसमें बहुत ज्यादा होता है कि ये पूरा का पूरा समुदाय सहयोग पर आधारित होता है, एक दूसरे के सहयोग पर, और बिना सहयोग के उनका काम नहीं चलता। वो इसी को कहते हैं परस्परावलंबन। वो एक शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए कि वो एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। ये अवलंबन जो है ना वो पराधीनता नहीं है, बल्कि वो परस्पर सहयोग का अवलंबन है। वो उसके लिए सहयोगी है, वो दोनों मिल करके ही किसी काम को आगे बढ़ाते हैं, ये होता है। इसी को हम सह अस्तित्व कहते हैं, जो कहते हैं ना भारतीय संस्कृति की विशेषता है सहजीवन परिवार का है, और सह अस्तित्व जो है वो पड़ोस का है, कि मतलब हमारा अस्तित्व उसके सहयोग के साथ है, परस्पर सहयोग से ही एक दूसरे का अस्तित्व है, सह अस्तित्व। तो समुदाय का जो अर्थ होता है वो परस्पर या निर्भरता जो है, परस्परावलंबन जो है वो सह अस्तित्व का बोधक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दायित्व का बोध होता है, दायित्व की भावना होती है समुदाय में। ये यही नहीं होता कि सिर्फ आदमी अपने अधिकार की मांग करता है समुदाय में, अधिकार तो बिल्कुल वहां बाद में होता है, पहले दायित्व होता है। तो पूरा समुदाय अपने दायित्व बोध से बना होता है, परिवार में दायित्व बोध होता है, पड़ोसी के साथ दायित्व का विभाव होता है। वहां ये होता है कि आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये मत सोचो, मोटे तौर से आज भी कहा जाता है कि आप राष्ट्र आपको क्या देगा, राष्ट्र को आप क्या देंगे इस पर विचार करिए, समाज को आप क्या दे रहे हैं इस पर विचार। कहते हैं ना कभी कभी बड़े आदर्शवादी शब्दों में हम इसको कहने लगते हैं। वास्तव में समुदाय का यही सहज स्वभाव था कि वो दायित्व का बोध वहां होता था, दायित्व की भावना होती थी कि हम अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी जाति के लिए भी, क्योंकि जाति आज जो है वो संकीर्ण दायरे में आ गई है, वरना जाति एक व्यापक शब्द था, और जाति व्यापक ही नहीं था बल्कि शुरुआती दौर में ठीक है वो अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से वो चीजें बनी थी और प्रगतिशील थी उस समय, उसमें वो संकीर्णता नहीं थी, उसमें वो छोटापन नहीं था। सब अपने अपने जो पहले शुरू में वर्ण था और वर्ण के बाद वो जातियों में कन्वर्ट हुआ था, फिर रक्त संबंधों के साथ जुड़ा था, लेकिन बाद में वो बहुत सारी विकृतियों में चला गया, और हमेशा होता है ये विकृति। जैसे मैं उस दिन भी कल पिछले में याद दिला रहा था कि जैसे संस्कृति से परंपरा बनती है और संविधान से कानून बनता है, तो परंपरा गतिशील रहती है हमेशा, तभी वो परंपरा है। जैसे वो रूढ़ हो गई, जैसे ही वो ठहर गई, उसकी गतिशीलता समय के हिसाब से उसका प्रवाह रुक गया, तो वो रूढ़ बन जाती है, और रूढ़ियां विकृत होती हैं। रूढ़ियां फिर किसी काम के, वो सड़ा हुआ पानी होता है, वो गंदगी उसमें आ जाती है, बदबू आने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई कानून समय की धारा से अलग हो जाए, समय के मांग के अनुसार न रह जाए, तो वो कानून बेकार हो जाता है। और ठीक उसी तरह हम कहते हैं कि वो कानून जो है जड़ हो गया है, और ऐसे कानून को अब सब हटा दिया जाना चाहिए, उसे काट कर बाहर कर दिया जाना। पिछले दिनों हुआ ही कि बहुत सारे कानून खत्म किए गए। उसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारी रूढ़ियां और जो इस तरह की परंपरा रूढ़ियां बन गई थी उनको हटाया गया, बहुत सारी नहीं हटती हैं, तब समाज जो है वो विकृत हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हम ये है कि ये जो जाति भी है वो भी रूढ़ बन गई है, इस स्थिति में आकर के जातियां भी रूढ़ता का रूप ले ली और वो विकृत बन गई। वो एक तरह से बहुत समाज के लिए घातक हो गई, समाज के अनुकूल नहीं रह गई, समय के अनुकूल नहीं रह गई। तो ये धीरे धीरे ये चीजें बना करती हैं। तो ये जो होता है इसी को हम समुदाय इससे कहते हैं। दूसरा, इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा भारतीय समाज जो है एक दो तरह से, एक मिट्टी और बालू का ढेर, जरा इनकी तुलना करिए, देखिए मिट्टी क्या होती है, मिट्टी और बालू के ढेर में क्या अंतर होता है। बालू का ढेर जो होता है उसमें हर कण अपने हमेशा अलग रहता है, कितना भी पानी डाल दीजिए आप, समुद्र अपना पानी डाल के, लहरें आती हैं पानी डाल के जाती हैं, कुछ समय के लिए जब गीला रहता है तो लगता है कि कुछ उसमें है,
लेकिन बस दूसरे ही क्षण आप देखिए बालू के हर कण अलग हो जाते हैं, रेत का हर कण अलग रहता है, वो कभी जुड़ता नहीं। लेकिन मिट्टी के कणों की क्या विशेषता है, वो जरा सा भी पानी डाला जाए, पानी क्या है, स्नेह का, प्यार का, सहयोग का, जो समुदाय, जैसे ही डाला जाता है उसका लोंदा बन जाता है। और जब लोंदा बन जाता है तो उससे कोई भी आकृति आप कर सकते हैं, कोई भी रूप उसका बना सकते हैं। वो आप घड़ा बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मिट्टी से तो सारी चीजें आप देखते हैं बन जाती है, वो मिट्टी सब चीजों को का रूप ले लेती है। लेकिन बालू के ढेर से आप कोई आकृति नहीं बना सकते। मिट्टी से तो आप घर बना लेते हो, दीवारें खड़ी कर लेते हो, आपका आश्रय स्थल बन जाता है। आपके पहले तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक और जीवन के सारे जरूरतें जो थी वो मिट्टी के बर्तनों से ही पूरी होती थी। एक समय वो था। लेकिन बालू से तो कुछ नहीं हो सकता ना, हर कण जो है अपने में है। तो कहा जाता है कि भारतीय समाज जो था वो उस तरह से, वो बालू का ढेर नहीं था कि उसके हर कण अलग हो और जुड़े नहीं। जोड़ने का जो आधार है वो रिलेशनशिप है, संबंध है। संबंधों का जब जल पड़ता है, संबंधों की कोमलता आती है तो वो लोदा बन जाता है और फिर उसके बहुत सारे रूप बन जाते हैं, आकार। ये आकृति विहीन नहीं है, इसलिए इसको सेंद्रिक समाज कहा गया है। ये आकृति विहीन समाज नहीं है, इसकी आकृति है। कहा जाता है पश्चिम का समाज जो था, जो आज वो बालू के ढेर जैसा है, वहां पर हर व्यक्ति अपने में है, उसका कोई आकृति नहीं बन जाती, इसलिए परिवार की आकृति वहां ठीक से नहीं बन पाती, पड़ोस नहीं बन पाता वहां पर, या कोई उस तरह का समाज निर्मित नहीं हो पाता। ये मोटे तौर से मान करके चला जाता है। तो ये है जिसे हम सामुदायिकता कह रहे हैं, वो सामुदायिकता ये है। और ये सामुदायिकता बहुत, आज क्या हुआ है कि हमारी ये सामुदायिकता ही जो गांव समाज के बिखराव का है, गांव समाज का है, वो उसकी सामुदायिकता जो है नष्ट हुई है। सामुदायिकता के नष्ट होने के 3 बहुत महत्वपूर्ण कारक माने जा रहे हैं आज की तारीख में, कि 3 ऐसे कारण हैं जिसने भारत की सामुदायिकता को, भारत के सामुदायिक समाज के चरित्र को या स्वभाव को या उसके मूल तत्व को सबसे ज्यादा आहत किया है, सबसे ज्यादा चोट की है। पहला कहा जाता है बाजार, क्योंकि भारत के गांव समाज में पहले बाजार नहीं था, चीजें मतलब खरीद फरोख्त नहीं होती थी, मिल बांट करके खाने की संस्कृति बहुत सरल था। गांव में दूध नहीं बिकता था, गांव में फल नहीं बिका करता था, सब आपस में बांट लिया करते थे। जिसके यहाँ ज्यादा हो जाता था वो उसको दे देता था, उसके पास कुछ ज्यादा है तो दूसरे को दे देता था। तो ये जो मिल बांट करके खाने की संस्कृति थी भारत के गांव समाज में, जहाँ क्रय विक्रय नहीं होता था। लेकिन 1800 अंग्रेजों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले देखिए तो बाजार होते थे, लेकिन बाजार वैसे बहुत दूर मत जाइए, इतिहास की किताबों में मत जाइए, आप पुराने लोगों से बात करिए, जो पुराने लोग जो गांव में रहते थे। जैसे हम लोग भी अब धीरे धीरे पुराने ही हो गए हैं, हम लोग अपने लड़कपन के गांव को देखते हैं तो आज के गांव से बहुत भिन्न होता था हम लोगों का। बिल्कुल हफ्ते में 1 दिन कहीं बाजार लगती थी, वो भी घंटे 2 घंटे की बाजार लगती थी। बाजार से बहुत कम सामान आता था, बल्कि अगर कुछ ऐसी चीजें बाजार से आ जाएं जो गांव में पैदा होती हैं, अगर उन्हें बाजार से ला रहे हैं तो रात के अंधेरे में लाया जाता था। बहुत शर्म लगती थी कि कोई खरीद के खाने पीने की चीजें, सब्जी खरीद कर बाजार से ला रहा है। ऐसी चीजें जैसे नमक है, या आपके यहाँ गन्ना नहीं होता है तो गुड़ है, बाजार इसलिए लगता था कि दूर के गांव में कोई चीज पैदा होती है जो आपके यहाँ नहीं पैदा होती। नमक ही एक सबसे बड़ी चीज थी जो कहा जाता था कि जो गांव में तो नहीं पैदा हो सकता था नमक, इसे नमक तो समुद्र के किनारे से ही निकलता है, तो इससे, और नमक सबके खाने में आता था, इसलिए नमक ही एक चीज होती थी जो बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट होती थी। तो इसीलिए कभी नमक को लेकर के जो गांधी ने नमक आंदोलन किया था उसकी एक बड़ी कहानी है, क्यों नमक इतना इम्पोर्टेंट था और क्यों आंदोलन हुआ। कभी मौका आएगा तो उस पर जरूर चर्चा करेंगे, उस पूरे नमक आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे वो भारत की गुलामी का सबसे बड़ा बेस बन रहा था नमक। इसीलिए गांधी ने नमक आंदोलन किया था, नमक यात्रा की थी और नमक आंदोलन चलाया था, वो बात की बात। तो मेरा ये कहना था कि बाजार बहुत सीमित था, बहुत छोटा बाजार था। लेकिन धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने पहला काम किया कि भारत के गांवों में, भारत में बाजार को बहुत तेजी से
लेकिन दो चीजें की, ऐसा नहीं था कि बाजार भारत में होता नहीं था, व्यापार होता था भारत में, लेकिन व्यापार जो था वो बिल्कुल दूसरे तरह का था। वो भारत के लोक जीवन का बाजार नहीं, ठीक है, हम एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे, और यही नहीं था कि बल्कि उस समय जब कहते हैं कि दुनिया का सबसे संपन्न देश था भारत, तो उसका व्यापार था, और वो व्यापार भी बड़े पैमाने पर था। ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं होता था, लेकिन उस व्यापार का चरित्र एकदम अलग था। उस व्यापार में मतलब मुनाफा एक सेकेंडरी चीज हुआ करती थी, और वो अब वस्तुओं के आदान प्रदान का ज्यादा बड़ा आधार होता था। और भी उसका कभी जब भी जाएंगे तो उसको ठीक से समझेंगे उस बाजार को। तो लेकिन वो बाजार जो अंग्रेज लेके आए वो लूट खसोट पर आधारित बाजार था। वो बाकायदा वो आए ही थे, लूट खसोट की दृष्टि से इस देश में आए ही थे, व्यापारी बन करके, और यहाँ की संपदा, यहाँ की संपत्ति को वो करने के लिए। तो वो जो बाजार आया, उस बाजार ने एक अलग तरह की कल्चर, एक तरह की संस्कृति जो है वो ले करके गांव में प्रवेश की। इसलिए मैं कहता हूँ गांव संस्कृति और बाजार संस्कृति दो अलग अलग संस्कृतियां थी। गांव संस्कृति मिल बांट करके खाने की संस्कृति थी, प्रेम और सहयोग की संस्कृति थी, और जो बाजार संस्कृति थी वो हमेशा मुनाफे की संस्कृति थी, क्रय विक्रय की संस्कृति थी, और उस क्रय विक्रय में मुनाफा सबसे महत्वपूर्ण होता था, और वो मुनाफा अधिकतम हमको कैसे मिले इस पर बहस करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे कानून आया। यहाँ तो संविधान बाद में कानून आया पहले, और वो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब ब्रिटिश सत्ता आई, और 1860 से इस देश में कानून बनने लगे। कानून, जैसे मैंने कहा कि कानून जो है वो अधिकार की भाषा समझाता है, तो वो अधिकार की भाषा अच्छी लगती है, समझ में भी आती है अधिकार की भाषा, लेकिन वो अधिकार की भाषा जब संबंधों के पैरेलल खड़ी होने लग जाए और संबंधों को कमजोर करने में, संबंधों के पैरेलल खड़े होने में उसकी जो भूमिका रही, उसने धीरे धीरे उस कानून का ऐसा जकड़ा बढ़ा कि उसने पूरे गांव समाज की स्वायत्तता को नष्ट किया, संबंधों को नष्ट किया, और वो एक तरह से शासन करने की दृष्टि से, चूंकि वो कानून लाया गया था, एक राजा, एक शासक वर्ग जो है अपनी गुलाम जनता पर शासन करने की दृष्टि से उसने कानून को प्रतिस्थापित किया। क्योंकि वो जो मंशा होती है ना चीजों के साथ, और वो जब आई तो उसने बहुत सारी जगह बहुत तरह तरह से वो किया। और जैसे कि कई बार कहा कि कानून जो है वो दवा है, और वो दवा जब बहुत ज्यादा दे दी जाती है, दवा कितनी दी जानी चाहिए, दवा कितनी नहीं दी जानी चाहिए, कितनी दे दी गई, और कैसे वो फिर साइड इफेक्ट ही नहीं होता, उसका आदमी आदी हो जाता है, वो सब, तो ये सारी चीजें कानून की दृष्टि से आया, और उसने भारत के गांव समाज को बहुत ज्यादा, उसकी सामुदायिकता को क्षत विक्षत किया। बचा खुचा जो था वो बहुमत आधारित चुनाव पद्धति ने कर दिया, और आप उसके परिणाम देख रहे हैं, उसकी व्याख्या की बहुत जरूरत नहीं है। तो तीन चीजों ने भारत के गांव समाज, क्योंकि वो जो लोकतंत्र आया, जो आधुनिक लोकतंत्र आया, वो बहुमत आधारित चुनाव पद्धति के आया। हमारे यहाँ का जो पंचायत का लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र सहमति पर आधारित था, संबंधों के बलबूते उस लोकतंत्र को जिया जाता था। तो एकदम दोनों के स्वभाव और चरित्र एकदम अलग अलग थे, और उस अलगाव के कारण पूरा का पूरा जो समाज, जो सेंद्रिक समाज था, जो बालू का ढेर नहीं था, क्योंकि वहां जो बना था वो बालू के ढेर के हिसाब से बना था। कानून और चुनाव, ये सारी चीजें, बाजार, ये सब आप देख लीजिए कि जैसे ये तीनों चीजें आई हैं, कैसे ये जो हमारा सेंद्रिक समाज था, जो मिट्टी के, जैसे कहते हैं ना, जो आकृति युक्त, जिसका एक आकृति होती थी, आकृत समाज कैसे बिखरता जा रहा है, आकृतिपूर्ण समाज, और कैसे वो अलग अलग कणों में बढ़ता चला जा रहा है। बालू या मिट्टी के हर कण अलग होते चले जा रहे हैं, और अधिकतम अलग, हर कण अलग हो जाए और अपनी अलग सत्ता को स्वीकार कर ले, उसका कोई जुड़ करके आकार ना बना सके, उस स्थिति में धीरे धीरे समाज जा रहा है और बढ़ रहा है समाज। तो वो ये तीन चीजों ने बहुत तेजी से भारत के गांव समाज को तोड़ा था। अभी जब कह रहे हैं कि भारत के गांव समाज के पुनर्जागरण की बात हो रही है, तो इस सामुदायिक चरित्र को, सामुदायिक व्यवहार को, सामुदायिक स्वभाव को फिर से लाने की बात हो रही है।
अब ये एक चुनौती भरा काम है, इस पर तो बाद की बात है कि कैसे होगा, क्या ये संभव भी है आज की परिस्थितियों में या संभव नहीं है, ये कई तरह के हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है जहां समाज एकदम से बिखर गया, आज वहां पर उसकी सामुदायिकता की जरूरत और सामुदायिकता के प्रयास, चाहे वो अमेरिका में हो, ब्रिटेन के तमाम, यूरोप के तमाम देशों में हो, एक नई तरह से इन प्रयासों की शुरुआत हुई है और कहीं कहीं वो नया रूप ले भी रहा है नए समाज। और दूसरा ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पश्चिम का सारा समाज शुरुआती दौर में ऐसा ही था, वहां का समाज भी सामुदायिक था और कैसे वहां की सामुदायिकता नष्ट हुई थी और इस स्थिति में आई थी, और आज जब अपने चरम पर पहुंची है तो फिर से सामुदायिकता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अभी पूरी तरह से सामुदायिकता नहीं टूटी है, इसलिए कहीं उसको बचाया जा सकता है क्या, या यही इंतजार किया जाए कि पूरी तरह से सामुदायिकता जब नष्ट हो जाएगी और एकदम से बालू के ढेरों में हम लोग बदल जाएंगे, तब फिर से मिट्टी के नए स्वरूप की ओर हम बढ़ेंगे। सवाल इसी बात का है, इसी की सोच और चिंतन का बात है कि हम उनसे कुछ इतिहास की सीख ले सकेंगे या हम भी अपने ही अनुभवों के आधार पर सीख को ग्रहण करेंगे। तो ये है जिसको सामुदायिक समाज कहा जा रहा है, सामुदायिकता कही जा रही है, मोटे तौर से ये था। मेरे ख्याल से ये काफी लंबा हो गया है, इस पर आपकी तरफ से विचार आने चाहिए, आप लोगों की तरफ से, तब इसमें आगे बढ़ा जाए। जी शर्मा जी, डीपी शर्मा जी, आपका विचार इस पर सुनना चाहते हैं हम लोग। सर, शुरू से ही जो आपने विचारों के प्रवाह में डाल दिया, और अब तो बस लगातार सुनते रहने की इच्छा हो रही है। इसमें मेरे लिए तो लगातार ये सब नई नई बातें आ रही हैं सामने, और कभी कभी इस तरह से, क्योंकि ऐसे भौतिकवादी और रूटीन वर्क में हम लोग रहे, एक लंबा समय गुजार दिया कि इस तरह की बातें कभी सुनने समझने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं तो आज बस, जैसे कोई समागम होता है तो एक वक्ता होता है और बहुत सारे श्रोता रहते हैं, तो उसी श्रोताओं में हूँ, उसको सुन रहा हूँ। इस स्टेज पर मुझे, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को। चलिए, कोई साथी जी कुछ हाँ, जोड़ेंगे बिल्कुल। इसमें? मैं देख रहा हूँ कई लोग चले गए हैं, कई नए लोग आ गए हैं। तिवारी जी भी हैं कि तिवारी जी भी चले गए हैं? तो तिवारी जी अभी नहीं सर, मैं इसलिए तो कि समापन के बाद ही जाऊंगा। अच्छा, आपका समापन धीरे धीरे, प्रवीण गोखले जी आ गए। प्रवीण गोखले जी, मुझे लग रहा है वही बात है जी कि जो चर्चा है वो इतनी गंभीर है और उसमें कोई सवाल तो है नहीं, क्योंकि वो मूल है हमारे इसका, जीवन का, समाज का, वो हमारा मूल है। तो उस पर कोई सवाल तो है नहीं, मुझे लग रहा, मेरा तो नहीं है कम से कम। हाँ, बस ये है कि हम जब उस व्यवस्था को कितना पीछे छोड़ आए हैं और उस व्यवस्था को पुनः धीरे धीरे स्थापित करने में, उस सामुदायिकता को फिर से जागृत करने में, जो आप खासतौर पर जब आप बात करते हैं कि पुनर्जागरण से नई व्यवस्था, तो ये जो जो पूरा चिंतन होगा, जो दर्शन होगा, इस दर्शन को कर्मकांड कैसे बनाया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस दर्शन को कई बार कर्मकांड से हम दर्शन की ओर आते हैं, या कई बार हम दर्शन को हमें कर्मकांड में लाना पड़ेगा, मतलब हमें अपने व्यवहार में लाना है, जीवन के उसमें लाना है। तो वो एक आगे चल के एक बात रहेगी कि इसको पंच परमेश्वर विद्यापीठ के वो क्या टूल्स होंगे जिनके माध्यम से हम अपने पंचायत का जो हमारा जीवन है उसमें सामुदायिकता के बोध को कैसे हम जागृत करेंगे और उसको उसको व्यवस्था परिवर्तन का एक आधार बनाएंगे, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसकी चेतना की बात करते हैं, उसके शरीर की बात करते हैं। तो वो कैसे आएगा, वो आगे किसी ना किसी सत्र में निश्चित तौर पे आएगा। तो मेरा कहीं ना कहीं उधर भी एक समझने का एक एंगल रहेगा। और यहाँ तक जो आपने बात की है कि
अगर हमारा सामुदायिकता नहीं है तो फिर निश्चित तौर पे हम भीड़ में रह रहे हैं। हम भीड़ का एक हिस्सा है कहीं ना कहीं। पंचायत में आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से गवर्नेंस और सिर्फ गवर्नेंस की बात होती है, तो वो मेरे ख्याल से भीड़ से कम तो नहीं है। अब उसके भी चरण हो सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को लेके, भीड़ तो है, भीड़ से कैसे समूह में आए और समूह से कैसे सामुदायिकता की ओर जाए, ऐसा मुझे कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, आधे घंटे ही रह गए अब और आगे चर्चा का। दूसरा विषय है नैतिकता का, जिसको थोड़ा सरल तरीके से समझने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि आप नैतिक हैं, अनैतिक हैं, क्योंकि नैतिकता को भी बहुत सारे, मतलब उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्याएं बहुत सारी दिशाओं में जाती है। हम सरल तरीके से समझें, क्योंकि हम लोग सामुदायिकता को समझ रहे हैं, गांव समाज को समझ रहे हैं, तो समाज की दृष्टि से नैतिकता को समझने की कोशिश करेंगे कि समाज की दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से नैतिकता के क्या मायने होते हैं। क्योंकि हमारा एक नैतिक चरित्र हो, तो वो नैतिक चरित्र क्या होगा। नैतिक चरित्र, क्योंकि ये सारा कुछ ये व्यवहार पर आधारित है कि हम लोगों के साथ कैसा समाज जो है, वो संबंध जो है वो व्यवहार का विषय है ना। किसके साथ कैसा संबंध होगा, उस संबंध का क्या व्यवहार होगा, उसकी क्या मर्यादा होगी और उसका क्या स्वरूप होगा। यही है पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था। और यही जब विशृंखलित होती है या ये इसी में जब विकृतियां आती हैं, तब राज्य की जरूरत पड़ती है या तब पंचायत की जरूरत पड़ती है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि राज्य अगर डॉक्टर है और कानून जो है वो दवा है, तो राज्य के स्तर पर, सरकार के, केंद्रीय सरकार के स्तर पर जो डॉक्टर है वो एक उसका स्वरूप है, और पंचायत के स्तर पर है। जैसे कहा था कि वो एलोपैथी है, कोई आयुर्वेदी है और कोई जड़ी बूटी है। तो जड़ी बूटी का तो फिर दवा ही रह जाती है, कोई डॉक्टर नहीं रहे, सभी डॉक्टर हो जाते हैं। तो वही पंचायत की स्थिति है, यहाँ सभी सरकार हो गए हैं, सभी सरकार है और सबको पता है कि कौन सी दवा काम आएगी। जड़ी बूटी का तो यही चरित्र है ना। तो पंचायत आज की तारीख में दवा के रूप में जड़ी बूटी है, और जैसे जितना चरित्र जड़ी बूटी का होता है और उसका जो स्वभाव होता है, ठीक वही पंचायत का स्वभाव है। और केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता का वो स्वभाव है जो एलोपैथी का है, कि जिसको हम जान ही नहीं पाते, सब कुछ अंग्रेजी में होता है। जैसे होता है कैसे बना, कहाँ बना, किसने बनाया, यही उलझा हुआ रहता है। और वो बिल्कुल उसमें कोई संवेदना नहीं, कोई हमारा वो नहीं, तो जस्ट ये है। तो ठीक उसी तरह जब हम कह रहे हैं कि समाज की व्यवस्था, स्थानीयता की जो बात हो रही, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि जो संबंध होता है वो मोटे तौर से प्रत्यक्ष संबंधों पर ही, संवेदनशील संबंध वही है जो प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर ही वो समाज, इसी को स्वदेशी कहते हैं। इसी को जो गांधी ने ग्राम स्वराज्य में स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था, स्वावलंबन का प्रयोग किया था, सत्याग्रह का प्रयोग किया था, कि ये सारे बुनियादी सिद्धांत होंगे ग्राम स्वराज्य के। तो वो सब चीजें यहाँ पर घटित होती हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी प्रत्यक्ष रूप से जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जो नैतिकता है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा है, कि हम कैसे दूसरे के साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये है। और ये व्यवहार संबंधों के आधार पर होगा, मतलब जो संबंध है उनके आधार पर व्यवहार को निश्चित किया जाता है। तो नैतिकता का भी जो पैमाना होगा वो स्वाभाविक है, संबंध होगा। सामुदायिकता का आधार संबंध है, और वही संबंध जब बिगड़ता है तो सामुदायिकता नष्ट होती है, तो हमारी नैतिकता उसी के सापेक्ष में नष्ट होती है। तो नैतिकता की भी परिभाषा या नैतिकता की पहचान भी उसके स्वरूपों की पहचान या हम संबंधों के आधार पर करेंगे। तो बड़े सरल शब्द से अगर इसको हम समझें कि नैतिकता क्या हो सकती है, तो आप देखें कि जैसे कई बार बातचीत हुई है कि संबंध जो होता है वो लेने देने का होता है समाज में। हर व्यक्ति संबंधों के नाते ही जुड़ा है और संबंध ही समाज है। तो समाज की नैतिकता क्या होगी, हमें संबंधों के आधार पर तय करना पड़ेगा।
अब संबंध जो है वो 3 तरह का होता है। संबंध जो लेने देने का है, जो बहुत कई बार ये रेफरेंस आए हैं, मैं एक बार फिर ध्यान दिला रहा हूँ। एक होता है जितना लिया जाए बदले में उतना दिया जाए, इसी को कहते हैं न्याय है। ये मतलब अनैतिक क्या हो जाता है कि किसी से आप लेते ज्यादा है और जब देते कम है, उसको कहते हैं नहीं ये तो अन्याय कर रहे हैं, तो अनैतिक काम है भाई, इसको करिए। तो ये नैतिक नहीं रह जाता, ये अनैतिक हो जाता है जब हम किसी से लेते ज्यादा है और देते कम है, ये अनैतिक। और हम लेते हैं और जितना लेते हैं उतना देते हैं, ये सामान्य नैतिकता है। और अगर हम दे उसको ज्यादा बदले में ले कम, तब ये नैतिकता से ऊपर की चीज हो गई। ये जो सामान्य नैतिकता है उससे ऊपर की चीज हो गई। तो ये मोटे बहुत सरल शब्द थे, हम समझे कि हम नैतिक हैं या अनैतिक हैं, या नैतिकता से भी हम ऊपर चले गए हैं, जिसको कहते हैं ना, उसको देवत्व आ जाए हमें। हम सामान्य मनुष्यता से भी ऊपर चले गए हैं, हम देवता की श्रेणी में चले गए हैं, जब हम लोगों को दे ही रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे, या कम से कम ले रहे हैं, उतने परसेंटेज हम वो हो गए हैं। तो नैतिकता जो सामाजिक नैतिकता है, सामाजिक दृष्टि से जो नैतिकता है, वो इस अर्थ में है, बहुत सरल शब्दों में, कि हम इससे उसके पैमाने को आंक सकते हैं कि लोगों के साथ हम बराबरी का संबंध रख रहे हैं, समानता का संबंध है, स्वतंत्रता का संबंध है, न्याय का संबंध है, जिसे संविधान ने कहा है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता। तो अगर ये चीजें जो है तो हम बंधुत्व का भाव है, और बंधुत्व का भाव ही सबसे बड़ा नैतिक भाव है। तो वो जो है, उसके आधार पर नैतिकता का बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से उसका आकलन किया जा सकता है कि ये है नैतिकता। और नैतिकता का मापन भी बड़े आसानी से हो जाता है कि यह व्यक्ति नैतिक है या अनैतिक है, या उससे ऊपर निकल गया है। तो इसका बड़ा सरल ढंग से इसका मापन हो सकता है। और इसके बहुत गहरे उसमें ना जाकर, गहरी व्याख्याओं में ना जाकर के, अगर हम बहुत व्यवहारिक तरीके से परस्पर संबंधों को लेकर के इसको करते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी समझ बनती है, और उस समझ के साथ फिर हमारा व्यवहार भी तय होता है। कहा गया है ना कि जो जिन्होंने 18 पुराण बनाए, वेदव्यास, अंत में उन्होंने दो शब्द ही कहा है। 18 पुराण बनाए थे, पर अंत वचन ये 2 ही कहे। जिसको कहते हैं ना वो कि पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, जिसको परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे का हित करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। ये सारे तत्वों का, सारे धर्मों का जो निचोड़ है, अर्थात दूसरे का हित करना, अर्थात दूसरे को अधिक से अधिक सहयोग करना, अधिक से अधिक उसको उसके लिए काम कर देना, देने का, अधिकतम देने का भाव जो है, वही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा, किसी के से अधिक छीन लेना, उसको अधिक से अधिक कष्ट देना, छीनना, उसके दुर्व्यवहार करना, अर्थात वो आपके साथ भावना के स्तर पर, साधनों के स्तर पर, सम्मान के स्तर पर जो उससे एक तरह से उसका अहित करना जो है, वो सबसे बड़ा अधर्म है। ये नैतिकता है। नैतिकता का सबसे बड़ा पैमाना यही हो जाता है जी। तो मेरे ख्याल से सामुदायिकता और नैतिकता जो 2 शब्द आए थे और जिस पर आज चर्चा की बात थी, उस पर मोटे तौर से ये चीजें निकल करके आ गई। और जब कह रहे हैं कि गांव समाज के पुनर्जागरण में ये दोनों तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो उसका अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। और जो तिवारी जी ने एक बात कही थी कि हम सारी चीजों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, निश्चित रूप से बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन एकदम से नहीं छोड़ आए। ये एक शब्द इसमें जोड़ेंगे कि हम एकदम से नहीं छोड़ आए, अभी भी हमारा समुदाय बचा हुआ है किसी न किसी रूप में, भले वो बहुत स्वस्थ रूप में नहीं है, अस्वस्थ रूप में है, लेकिन अभी भी हमारा समुदाय बचा है। अभी भी हम में बहुत सारी नैतिकता बची है हमारे अपने समाज में, अपने गांव समाज में आप देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए अभी भी समर्पित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग हैं जो लूट खसोट में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसको कभी-कभी एक रूपक के रूप में मैं लोगों से कहता हूँ कि जैसे होता है ना कि
अभी वो स्थिति होती है कि एक आग का गोला है, उस आग के गोले पर धीरे धीरे राख की परत जमना शुरू होती है। तो जब राख की परत मोटी हो जाती है थोड़ी, तो बाहर से देखने पर वो राख का गोला नजर आता है, लेकिन अगर उसकी राख की परत हटा दी जाए तो अंदर की आग भी दिखाई पड़ने लग जाती है। ठीक उसी तरह अभी हमारी सामुदायिकता पर, हमारी नैतिकता पर, दोनों अन्योन्याश्रय एक दूसरे के पूरक है, सामुदायिकता और नैतिकता। क्योंकि इसको हम उस अर्थ में मत लीजिए, नैतिकता को धर्म के अर्थ, जो बड़े ऊपर बड़े धार्मिक लोग जिस तरह, यहाँ बिल्कुल सामाजिक अर्थ पर लिया जा रहा है, सामाजिक रूप में लिया जा रहा है। तो हमारी सामाजिक जो सामुदायिकता है और नैतिकता है, वो अभी भी बची है, कहीं ज्यादा बची है, कहीं कम बची है। कहीं पर राख की परत पतली है और कहीं पर राख की परत मोटी हो गई है। थोड़ी मेहनत करते हैं तो हम 2-4 हाथ मारते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं तो लगता है कि राख तो झाड़ दिया, लेकिन अभी तो राख ही राख है, और निराश हो जाते हैं कि अब तो राख का गोला ही रह गया है। ठीक है, कहीं पर बहुत पतली है तो थोड़ा भी झाड़ते हैं तो आग की गर्मी महसूस हो जाती है, तो लगता है कि अभी तो समाज में ऊर्जा और गर्मी और चमक बची हुई है, उसका वो तेज बचा हुआ है। और कहीं पर बहुत मोटी है तो थोड़ी कोशिशों से लगता है नहीं होता, तो लगता है ऐसा नहीं, अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत हर जगह बचा हुआ है। तो एकदम से पीछे नहीं छोड़ आए हैं, कुछ अभी पीछे बचा है। उसी बचे को जब हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, पुनर्रचना की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे यही उम्मीद है कि अभी कुछ बचा है, हमें उसे फिर से रचा जा सकता है। वो अभी आग है, फिर से चूल्हा जलाया जा सकता है, चूल्हा जलाने भर की आग अपने पास है अभी। तो इस अर्थ में इसको लेने की, और यही संभावना है और यही आशा है, आशावादिता है, जिसके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। और पंचायतें उस दिशा में हमारे लिए सबसे बड़ा संबल बन सकती है। तो इसीलिए इसको पंचायत के ही क्रम में इस विषय को विश्लेषित किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। जी, चलिए, मेरे ख्याल से हम लोग काफी चर्चा इस पर कर चुके हैं। जी। हम्म, 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 जब मैंने थोड़ा ये छेड़ा था कि सामुदायिकता और नैतिकता के भाव को हम तो आप पीछे कहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ आए हैं, हम्म, तो ये कहते वक्त मैं उसी तरफ बात कर रहा था कि जो वर्तमान में जो उसको जिस पे आप कह रहे हैं कि अ, उसके ऊपर, चिंगारी के ऊपर, आग के गोले के ऊपर राख की एक परत लगी हुई है या लग जाती है कुछ समय बाद, और वो चिंगारी उसके अंदर दबी होती है। तो मैं वही बात कर रहा था कि अ, इस पर काम नहीं होते नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो जो बची हुई चिंगारी है वो भी कुछ समय काल के बाद राख में ही परिवर्तित हो जाएगी। या कई बार हम हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको पुनर्जीवित करने का, जागृत करने का, उसको जीवंत बनाए रखने का। लेकिन कई बार वो प्रयास होते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो वो फिर परत आ जाती है, फिर होते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर एक परत आ जाती है उसके ऊपर। तो उस दिशा में कि जब इस जो जो हम एक महत्वपूर्ण समाज निर्माण का जो पक्ष पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या आगे चल के उस पर, आज नहीं ना कल की बात कर रहा हूँ मैं, आगे चल के निश्चित तौर पे इस पर बात होगी, और यही मूल है। अगर जी, हम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पंचायतों के पुनर्जागरण की अगर हम बात कर रहे हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, या नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो यही है जिस पे हम लोग सब लोग इस तीसरे राउंड में बात कर रहे हैं। यहीं से कहीं ना कहीं हमारा वो स्वरूप निकल के आएगा। तो निश्चित तौर पे इसको हमें आगे, हमारे जो अन्य साथी हैं पूरे हमारे तीसरी सरकार अभियान से जुड़े हुए हैं, उनका फोकस भी थोड़ा शिफ्ट होगा, ऐसा लग रहा है। और जहाँ जहाँ भी हम सब लोग काम कर रहे हैं, वहाँ जब हमें मौका मिलता है इंट्रोडक्शन का, या
प्रशिक्षण शब्द से जुड़ने का, तो वहाँ पर ज़्यादातर केवल मैं फिर वही कहूँगा कि वही चर्चा होती है, राज्य की भाषा की बात होती है केवल, राज्य के कामकाज की भाषा की बात होती है, समाज के कामकाज के और भाषा पर चर्चा कम होती है। तो वहाँ मुझे मैं व्यक्तिगत सोच पा रहा हूँ कि मैं पिछले कई सत्रों में कुछ प्रशिक्षणों में था, मैं सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उससे मैं जुड़ा हूँ, तो मेरा पक्ष थोड़ा इधर ज़्यादा जाता है और ये लोगों को ठीक भी लग रहा है कि आखिर ये क्यों ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो बातें हैं, जो दिशा है हमारे पंच परमेश्वर विद्यापीठ की, उस दिशा में को हम अपने, मैं फिर वो एक शब्द जो आपने कर्मकांड लिया था, तो मुझे मेरे जैसे लोगों को भी उसको शायद कर्मकांड में लाना पड़ेगा अपने, और फिर वो धीरे धीरे उसको ठोस रूप देते हुए फिर हम उसको जब लोगों पर हम ले जा पाएंगे इसको, काम को, अपने चिंतन को, और वो उसको स्वीकार करेंगे, तो फिर मुझे लग रहा है कि वो एक स्टेज आएगी जहां हम कह सकते हैं कि हम एक दर्शन पे आ गए हैं। मैं यहाँ एक तिवारी जी एक वाक्य पढ़ रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण का है वो। जी सर। मतलब कैसे वो देखते थे, जेपी कैसे देखते थे, उनका एक वाक्य मेरे सामने रखा है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो अभी मैं कह रहा था उसको कैसे जयप्रकाश नारायण अपने शब्दों में कैसे कहते थे। यहाँ अर्थात भारत, जैकेट में भारत लिखा है, यहाँ गांव एवं लघु नगर क्षेत्र के रूप में छोटे छोटे प्राथमिक समुदाय अब भी जीवित है। ये जयप्रकाश जी का शब्द है। यहाँ भारत में गांव एवं लघु नगर क्षेत्र के रूप में छोटे छोटे प्राथमिक समुदाय अब भी जीवित है। ये ठीक है कि इस समय गांव में सच्चा समुदाय कम ही रह गया है, परंतु कम से कम समुदाय का स्थूल आवरण तो मौजूद है। हमारा काम यह है कि उस आवरण के अंदर सत्व डालकर गांव तथा नगर क्षेत्रों को वास्तविक समुदाय बना डाले। ये उनका आह्वान है लोकनायक जयप्रकाश का। बहुत सही, बहुत सही। ये जेपी ने इसकी तरफ, मतलब जेपी को का भी यही सपना था, और वो ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन वो सही है कि धीरे धीरे वो भी नष्ट होता जा रहा है। जयप्रकाश ने जब कहा था, गांधी ने जब इसका महसूस किया था, उस समय और पिछले 60-70 वर्षों में, 50 वर्षों में वो समुदाय और भी नष्ट हुआ है। उन्होंने अपने समय में तो एक कोशिश की थी, अब समय वही है ना, हम कहते हैं कि ये हमारी नियति है, चलना पड़ेगा। रात में दीपक, दिवस में सूर्य बन जलना पड़ेगा। ये हमारी नियति है, चलना पड़ेगा। रात में दीपक, दिवस में रात में दीपक, दिवस में सूर्य बन जलना पड़ेगा। जो लड़ाई पूर्वजों ने छोड़ दी है हम लड़ेंगे, हम जहां हैं वहीं से आगे। तो जहां वो लड़ाई छूट गई है, जो पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो जो लड़ाई पूर्वजों ने छोड़ दी है हम लड़ेंगे। हम जहां हैं वहीं से आगे बढ़े, हम जहां हैं वहीं से आगे बढ़े। तो ये है पूरा जिसके साथ ये जो अभियान है और ये नई संकल्पना है वो इसके साथ है। अगली हमारा संवाद सत्र संडे को होगा। संडे का मतलब हुआ संडे 24 को था, 24, 7, 31 अर्थात 1 मई को ना। ये महीना 30 को है अप्रैल। अगला संडे किस दिन आएगा? हाँ। अगला संडे 1 तारीख को होगा ना? जी हाँ सर, 1 तारीख, 1 मई का होगा सर। हाँ, तो अगले हम 1 मई को हम लोग फिर करेंगे, और यही समय रहेगा 4 बजे का। यही समय ठीक है? जी सर, ये टाइम सही है सर। तो ठीक है, फिर अगले हम 1 मई को फिर जुड़ेंगे, और अगला हमारा होगा, अगला विषय होगा समुदाय और हुआ
तो अगला विषय क्या लिया जाना चाहिए, तय करिए। मेरे ख्याल से पंच परमेश्वर विद्यापीठ की एक पृष्ठभूमि तो बहुत अच्छे से निकल के आ गई है। और इस तरह से जो हमारा दृष्टिकोण है पंच परमेश्वर विद्यापीठ का, अगर इन हम तीनों को हम अगर समेकित कर लेते हैं तो हमारा एक वो तो आ गया, पृष्ठभूमि तो निकल के बेहतर आ गई है। तो हम अगली गांव की व्यवस्था की पुनर्रचना, इस पर बात करनी है। ये तो पुनर्जागरण पर और भी बात करनी है, गांव समाज के पुनर्जागरण। मुझे लग रहा है एक्शन ओरिएंटेड थोड़ा सा कोई विषय पे आया की तरफ बढ़ा जाए, ये कैसे, क्यों, कहाँ, कब, इस तरह का कुछ। तो क्या किस एक्शन पर आना चाहिए बताएं, सोचिए। अगला विषय क्या होना चाहिए चर्चा का। जहां हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमें, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हमारी सामुदायिकता या सहजीवन हमारा केंद्र बिंदु है समाज का। तो इसको कैसे, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और लोगों को तैयार किया जाए। ओके, अगला इसको होना चाहिए कि ये सामुदायिकता, जिसको एक तरह से कहा जा रहा है गांव समाज का पुनर्जागरण कैसे हो सकता है। जी। ठीक है, ये विषय होना चाहिए अगला। क्या और भी लोग अपनी सलाह दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बताइए, और लोग भी बताइए। अमन, एकदम बिल्कुल, जो एकदम नौजवान साथी हम लोगों के बीच में है। अमन, क्या है आपका अनम्यूट? हाँ अमन, बोलिए। हम बोलिए। तो मेरे लिए तो ये एकदम नया है। हम दार्शनिक और ये सब चीज मेरे लिए तो बहुत चीज सीखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, सीखते रहेंगे, इसलिए शांति से चुपचाप सुन रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि आगे और क्या चर्चा इसमें होनी चाहिए, आपके अपनी समझ से या आप अपनी जरूरत से? हाँ, जैसे कि अब ये बात हो रही थी कि नैतिकता और इस पे तो सामुदायिकता, इसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस प्रकार से ऐड करेंगे, जो अभी सर ने, ओम प्रकाश सर ने भी जो बात की, जब उस किस प्रकार से उसको कैसे ऐड करेंगे, तो इस पे बात। बहुत अच्छा, चलिए। साकेत जी, आप बोल पा रहे हैं क्या? साकेत जी, अच्छा, ये बेबी कुमारी जी हैं हमारे साथ। बेबी कुमारी जी। यस सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आप बहुत ही बताइए। हाँ, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, मेरे लिए भी नया है और मैं पहली बार ज्वाइन की हूँ आपको। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और जैसा कि हमारे बीच जो लोग हैं साथी लोग, वो लोग जो बताए कि इसमें सब्जेक्ट हमारा, जैसे अभी तो हम लोग सीख रहे हैं नैतिकता, सामुदायिकता, तो प्रैक्टिकल भी इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, है ना, इसके विषय में अगर चर्चा होती है, अगली चर्चा, तो हमें लगता है हम लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं उस फील्ड में, तो प्रैक्टिकली उसे उतार पाएंगे, तो ये ज्यादा हमको लगता है बेहतर होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए सबको। हाँ सर, मेरा नाम बेबी कुमारी है, झारखंड से हूँ और झारखंड में आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ मैं। दरअसल आर्ट ऑफ लिविंग में मैं टीचर हूँ, प्लस प्रोजेक्ट में पंचायती राज में बहुत सारा काम हम लोगों ने पंचायत में जा कर किया है। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, बेकन प्रोजेक्ट, अभी सीओई प्रोजेक्ट हमारा केंद्रीय मंत्रालय के साथ चल रहा है, उसमें मैंने काम किया है। और जो सब्जेक्ट आपने कहा, जैसा कि अभी आया हमारे पास कि धूल राख ऊपर से दिख रहा है लेकिन नीचे कहीं ना कहीं अंगार है, ये प्रैक्टिकल अनुभव करने में आया है। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो आज भी झारखंड के जब सुदूर क्षेत्र में जाते हैं, जो कि जंगलों के बीच में बसा हुआ गांव है, तो आज भी वहां नैतिकता देखने को मिलती है।
आज भी वहाँ लोगों के बीच में आपसी जो सामुदायिकता की बात हम लोग कहते हैं, आपसी भाईचारा, मिलजुल के काम करने का, समझने का एक दूसरे के बीच में, ये सब देखने मिलता है। लेकिन थोड़ा बस वही है, जैसा आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इसीलिए हम कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कहीं कम राख है और कहीं ज्यादा राख है, तो ये एकदम प्रैक्टिकल देखने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है कि कहीं कम मेहनत में तुरंत लोग जाग जाते हैं और जुड़ के काम करना पसंद करते हैं, और कहीं थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करें इस तरह से, तो बहुत मुश्किल नहीं है। महात्मा जी का सपना या जयप्रकाश नारायण जी जो रहे, उनका सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं, ये विश्वास लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। राजेश शर्मा जी अनम्यूट हुए थे। राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी। चलिए राजा दुबे जी, आप कुछ बोलेंगे? राजा दुबे जी। हाँ राजेश शर्मा जी। हाँ हाँ सर जी, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा मैं लेट रहा मीटिंग में जी, वो बहुत ही अच्छा लगा जी। जी। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश शर्मा। हाँ जी, मेरा नाम राजेश शर्मा है जी। विलेज उमरपुर है और ब्लॉक शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग कर रहा सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा शर्मा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मैं लेट हुआ इस बार जो है मीटिंग में हो नहीं पाया कुछ तकनीक कारण से जी। तो सामुदायिकता व गांव समाज पे जो पुनर्जागरण की बात आपने कही, यही विषय जो है 1 मई को हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। बस यही कहना चाहूंगा सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा इसमें। चलिए नंदलाल जी कुछ कहेंगे लास्ट में? नंदलाल जी। जी हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोलिए नंदलाल जी। ये जो आज का जो प्रसंग था, ये सामाजिकता, मुख्य रूप से अगर हम ये पंचायत राज देते हैं तो उसमें और समाज में सबसे पहले तो हम लोगों को जो जागरूक अभी की जो स्थिति है पंचायती राज की, उसमें समाज में जाके जागरूकता लाना और लोगों को समझाना, आज ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए है। और हर लोगों के लिए सोचना चाहिए, सामाजिकता के माध्यम से ही हम आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा रही है सामाजिकता, और यही हम लोगों का मूल धरोहर है, और इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी सरकार जो हम लोगों ने ये अभियान चलाया है, इसमें लोगों का ये अहम भूमिका होगी। जो आप लोगों का सुझाव है वो मैं सुन ही रहा हूँ, और उसके सही है सर। बहुत अच्छा। चलिए आशुतोष जी, आप भी कुछ कहेंगे? आशुतोष श्रीवास्तव और शर्मा जी। अब तो शर्मा जी बोलेंगे इस पर, शायद कुछ कहेंगे शर्मा। मलिक साहब, शर्मा जी, प्रवीण गोखले जी, राजा दुबे जी, जो लोग नहीं बोले हैं देख रहा हूँ। जी सर। हाँ बोलिए। मुझे मेरे जो थोड़े बहुत अनुभव इस बातचीत के आधार पे, और जो पहले के थोड़े बहुत गांव में हम लोगों का रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ये बार बार लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे जब मैं अगर ये बात करूं कि हमारे देश में जितने भी सर बड़े आंदोलन हुए, चाहे सामाजिक हुए हों, चाहे वो किसी भी विषय पे हुए हों, तो उसका जो नेतृत्व रहा है वो बड़े विराट लोगों का रहा है। बड़े मतलब बड़े ही सत्यनिष्ठ, बड़े कर्तव्यनिष्ठ लोगों के अगुवाई में सर वो चला है। तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव रहा वो उसका भी एक बड़ा कारक रहा सामाजिक। तो क्या हमको मतलब अगर हम सामुदायिकता या नैतिकता जैसे अहम जीवन मूल्यों को अगर हम बढ़ावा देने की सोच रहे हैं, तो इसमें सर नेतृत्व का कितना बड़ा रोल है? ये एक मुझे लगता है कि काफी एक अहम एस्पेक्ट है
अगर हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं पंचायतों में, गांव समाज में, तो कौन नेतृत्वकारी होगा और मतलब किस, और उसमें क्या क्वालिटीज होंगी और उसका कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी एक दूसरे को देखता है, अगर हम लोग व्यवहार की बात करें सर, आजकल आप एक साधारण सी बात समझें कि हम देखते हैं कि शादी में उसने क्या दिया था तो मुझे किस प्रकार का गिफ्ट देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं काफी लोग करते हैं, एक दूसरे को नकल भी ये कहीं ना कहीं हमारे लोक व्यवहार का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सामने एक बेहतर, एक उच्च मानदंड वाले व्यक्तित्व सामने होता है, तो निश्चित हमारा आचरण, हमारा उसका जो मैसेज है, उसका जो संदेश है, उसका जो पूरा एक उसकी जो पूरी पद्धति है वो अपनाते हैं लोग सब। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा, अगर इस पर चर्चा हो तो कुछ जो बात कर रहे थे तिवारी सर की, कैसे ये अमल में आएगा, तो क्या ये कुछ हो सकता है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, जब अगली चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ही आएगा सामने होगा जी। चलिए, और साथी? मुझे लगता है कि सर जो अभी आशुतोष जी ने कहा है वो नेतृत्व विकास की तरफ उनका इशारा है। कि जो जितने विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए कौन बंदा होगा, कौन व्यक्ति इस तरीके के होंगे, तो नेतृत्व विकास की आवश्यकता होगी। और इसके ऊपर तीसरी सरकार अभियान ने पिछले 2 वर्षों में काम भी किया है, बहुत सारी कार्यशालाएं भी की हैं और लोगों को चिन्हित भी किया है। तो मेरे ख्याल से ये विषय भी बहुत अच्छा है कि नेतृत्व विकास के ऊपर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। शर्मा जी आप समापन करिए इसका अपने उद्बोधन, और सबको धन्यवाद कहते हुए। शर्मा जी। शर्मा जी। जी। जी, नमस्कार सभी को पुनः। आज का सत्र हमारे इस विषय पर मेरे लिए तो बड़ा आध्यात्मिक सा हो गया था, लेकिन जो एक व्याख्या आपने दिया कि आग है और उस पर राख का ढेर है, राख को कुरेदने की जरूरत है, और बढ़े चलो, दिन हो रात हो, रात को दीपक की तरह और सुबह दिन में सूरज की तरह, तो ये सब बातें हैं। और अब इसको कर्म क्षेत्र में उतारने का समय है, तो बड़ा बढ़िया विषय रहा। और आदरणीय तिवारी जी ने को भी मैं इस बात पर विशेष हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि विषय के चयन में और शुरुआत में दोनों में ही इनकी भूमिका विशेष उल्लेखनीय रही। और आपका जो संबोधन था इसमें प्राक्कलन से शुरू करके उपसंहार तक की सारी बातें, पता नहीं कैसे आपका ढंग है कि एक नैसर्गिक रूप में अपने आप ये सब होता चला गया। और समापन का समय जब आया तो अब समापन के लिए कुछ शब्द तो है नहीं, लेकिन और दूसरी बात थोड़ी सी ये खटक रही थी कि आज अन्य प्रांत के कुछ साथी हमारे इसमें किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, और मुख्य रूप से भागीदारी अन्य श्रोताओं की नहीं रही। आज जो भी विषय था इतना सारगर्भित था कि अधिक सब लोग इसको सुनने में ही और मनन करने में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सुन के चुप हो गए हैं, चिंतन मनन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सबको करना ही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सत्र में इसी तरह से और बढ़िया चले। और एक आपने जो पहले प्रश्न उठाया था कि बड़ा बोझिल तो नहीं हो रहा है, चर्चा बोझिल किसी तरह से नहीं है। और चाहे कुछ लोगों के लिए नई हो, चाहे लोग पहले से विज्ञ हों, हर बार वो एक विषय भी अगर रिपीट होता है तब भी उसमें कोई बोझिल नहीं होता। और आग जलनी चाहिए, चाहे तुम्हारे सीने में जले चाहे हमारे सीने में जले। एक हमारे साथी थे यादव जी, उन्होंने पूरी कहानी लिख, वो
किताब लिखी हुई इस विषय पर, और दिया भी था उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था। ये सब मेरे रुचि के विषय नहीं रहे हैं। मैं सीधे सीधे एक्शन और उसमें विश्वास करता था, लेकिन ये मैं खुले मन से स्वीकार कर रहा हूँ, ये बड़ी जरूरी चीज है। और बड़े अच्छे तरह से हम लोग विद्यापीठ के शुरुआत के लिए एक मंच तैयार हुआ है, और उम्मीद करूंगा कि आगे और भी अच्छा होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन सब लोग नए उत्साह के साथ इसमें भाग लेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। सभी से फिर हम लोग मिलेंगे 1 मई को। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को नमस्ते।